नमस्कार सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी में इंटर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी की जो यूनिट फर्स्ट चल रही है उसका चैप्टर नंबर 3 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये अपनी जो पीडी पाठक द्वारा रचित पुस्तक है उससे ये चैप्टर लिया गया है और एग्ज़ाम की दृष्टि से यह चैप्टर बहुत ही लाभदायक है। तो पहले हम इस चैप्टर को देखेंगे और इसके बाद में अंत में इसके क्वेश्चन आंसर हैं, आप उन क्वेश्चनों को हल करके देखें। अगर आपको 50% से कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक बार दोबारा इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी पुस्तक पर आधारित होते हैं। तो देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति व क्षेत्र की जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका मीनिंग क्या है, उसकी नेचर क्या है और उसका स्कोप क्या है। तो देखते हैं आज का वीडियो। शिक्षा मनोविज्ञान की हिस्ट्री देखते हैं सबसे पहले कि इसका इतिहास क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के आरंभ के विषयों में लेखकों में कुछ मतभेद था। कोल्सनिक जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने इस विज्ञान का आरंभ जो है ये ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के यूनानी दार्शनिकों से माना है। इन्होंने माना है कि 5वीं शताब्दी से पूर्व शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत हो गई थी और उनमें प्लेटो को इन्होंने प्रमुख स्थान दिया है। कोल्सनिक द्वारा दूसरी परिभाषा में क्या कहा गया है कि मनोविज्ञान और शिक्षा के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में एक सिद्धांत प्लेटो का भी माना जाता है। फिर कोल्सनिक के विपरीत स्किनर ने क्या कहा है शिक्षा मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में। उन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ जो है वो प्लेटो के शिष्य अरस्तु के समय से वो मानते हैं। कोल्सनिक तो प्लूटो के समय से मानते हैं और स्किनर प्लेटो के जो शिष्य हैं अरस्तु वहाँ से शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत मानते हैं। अब क्वेश्चन ये याद है कि स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान की शुरुआत किस मनोवैज्ञानिक से मानी है, तो आपको जवाब देना है अरस्तु से। फिर इनकी परिभाषा है स्किनर की, इस शिक्षा मनोविज्ञान का आरंभ अरस्तु के समय से माना जा सकता है, पर शिक्षा मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो यूरोप में पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट और फ्रोबेल के कार्यों से हुई है। उन्होंने उत्पत्ति अलग विद्वानों से मानी है और इसका आरंभ अलग विद्वान से माना है, जिन्होंने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया था। तो ये बहुत ही अच्छी बात जो है ये स्किनर के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में बतलाई गई है। वास्तव में इन महान शिक्षा दार्शनिकों को अपने कार्य की प्रेरणा जो मिली है वो रूसो से प्राप्त हुई है, जिसने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करके शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किया है। उस आंदोलन को आधुनिक युग की महान शिक्षिका मेरिया मॉन्टेसरी से बहुत बल प्राप्त हुआ है। मॉन्टेसरी ने शिक्षा में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की उपयोगिता पर बल देते हुए मेरिया मॉन्टेसरी ने क्या कहा कि शिक्षक को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही अधिक वह जानता है कि कैसे पढ़ाया जाए। तो मॉन्टेसरी ने शिक्षक के लिए कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान का शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसको ये पता हो कि उसे किस शिक्षण विधि से और कैसे बच्चों के समक्ष अपना शिक्षण प्रस्तुत करना है। मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी से मानी जाती है। अमेरिका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जड ट्रमन, स्टैनले हॉल आदि के अनवरत प्रयासों के फलस्वरूप उसने सन 1920 में स्पष्ट और निश्चित स्वरूप धारण किया है। उनके इस कार्य को 1940 ईस्वी में
अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और 1947 ईस्वी में अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन ने इस कार्य को प्रगति प्रदान की है, इसे आगे बढ़ाया है। फलस्वरूप स्किनर के शब्दों में शिक्षाविदों द्वारा यह स्वीकार किया जाने लगा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने और सिखाने से माना जाता है। तो ये स्किनर के द्वारा दी गई परिभाषा है। फिर हम देखते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो शिक्षा और एक मनोविज्ञान। तो इसमें इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो शिक्षा के संबंधी मनोविज्ञान इसको माना गया है। दूसरे शब्दों में हम इसकी जो व्यवहारिक रूप इसका देखते हैं उसमें शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान इसको माना गया है। अतः हम स्किनर के शब्दों में इसकी परिभाषा देखें तो हमें पता चलेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान का असल में क्या अर्थ है। तो स्किनर ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान अपना अर्थ शिक्षा से जो सामाजिक प्रक्रिया है, तो शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया स्किनर के द्वारा माना गया है, और मनोविज्ञान से जो व्यवहार संबंधी विज्ञान है वो इसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा स्किनर महोदय के द्वारा दी गई है। फिर स्किनर महोदय ने निम्नलिखित तथ्य शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को विश्लेषण करने के लिए प्रकट किए हैं। पहला है शिक्षा मनोविज्ञान का जो केंद्र है वो इन्होंने मानव के व्यवहार को माना है कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है इसका जो सेंटर है वो ह्यूमन बिहेवियर माना जाता है। दूसरा इसका तथ्य है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो रिसर्च, खोज और निरीक्षण से प्राप्त किए गए तथ्यों का प्रमुख संग्रह माना जाता है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान में संग्रहित ज्ञान को सिद्धांतों का रूप प्रदान किया जा सकता है। अगला तथ्य है शिक्षा मनोविज्ञान ने शिक्षा की समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी स्वयं की पद्धतियों का प्रतिपादन किया है। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांत और पद्धतियां जो हैं वो शैक्षिक सिद्धांतों और प्रयोगों को आधार प्रदान करते हैं। फिर ये तो इनके तथ्य हो गए। फिर शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन, विश्लेषण, विवेचन और समाधान करता है। इनकी परिभाषा जो है वो अनेक रूपों में हमें मिलती है। तो देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। सबसे पहले स्किनर महोदय के द्वारा कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाते हैं। तो स्किनर महोदय ने शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या बताया है कि जो मानव है उसका व्यवहार और उसका व्यक्तित्व है, जो संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानने वाले कौन है? स्किनर महोदय। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। तो क्रो एंड क्रो के द्वारा बताया गया है जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वही क्या है? शिक्षा माना जाता है। फिर नॉल व अन्य के द्वारा दी गई परिभाषा क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से ये संबंधित माना जाता है। फिर एलिस क्रो ने क्या परिभाषा दी है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये वैज्ञानिक विधि से प्राप्त किए जाने वाले मानव प्रतिक्रियाओं के उन सिद्धांतों के प्रयोगों को प्रस्तुत करता है जो शिक्षण और अधिगम को प्रभावित करते हैं। फिर
सारे व टेलफोर्ड के द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान की जो परिभाषा दी गई है वह है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य जो संबंध है वो सीखने से होता है और यह मनोविज्ञान का वह अंग है जो शिक्षा के मनोवैज्ञानिक पहलुओं के वैज्ञानिक खोज से विशेष रूप से ये संबंधित माना जाता है। फिर हम इसकी प्रकृति की बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान की जो प्रकृति है वो क्या होती है, तो इसकी जो नेचर है वो हम देख लेते हैं। तो इसमें सभी शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को वैज्ञानिक माना है। उनका कथन है कि यह विज्ञान अपनी विभिन्न खोजों के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। तदुपरांत यह उनसे प्राप्त होने वाले निष्कर्षों के आधार पर इसकी व्याख्या करता है। शिक्षा की समस्याओं का समाधान इसके द्वारा किया जाता है और छात्रों की जो उपलब्धियां होती हैं उनके संबंध में यह भविष्यवाणी करता है। जिस प्रकार वैज्ञानिक विभिन्न तथ्यों का निरीक्षण और परीक्षण करके उनके संबंध में अपने निष्कर्ष निकालकर किसी सामान्य नियम का प्रतिपादन करता है, उसी प्रकार शिक्षक जो होता है वो कक्षा की किसी विशेष या तात्कालिक समस्या का अध्ययन और विश्लेषण करके उसका समाधान करने का उपाय निर्धारित करता है। इस प्रकार अपनी खोजों में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान को विज्ञानों की श्रेणी में रखा गया है। इसको विज्ञान क्यों माना गया है शिक्षा मनोविज्ञान को? क्योंकि ये प्रयोग करता है। हम अपने कथन के समर्थन में दो विद्वानों के विचारों को लेखबद्ध कर रहे हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। सर्वे एंड टोलफोर्ड, इसके द्वारा क्या कहा गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान अपनी खोज के प्रमुख उपकरणों के रूप में विज्ञान की विधियों का प्रयोग करता है। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान माना जा सकता है क्योंकि यह मानव व्यवहार के संबंध में वैज्ञानिक विधि से निश्चित किए गए तथ्य सिद्धांतों और तथ्यों के अनुसार सीखने की व्याख्या करने का ये प्रयास करता है। तो ये तो इसकी प्रकृति हो गई। फिर शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है, इसका जो एम है वो क्या होना चाहिए। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य लगभग वही हैं जो शिक्षा के माने जाते हैं। फिर भी लेखकों ने अपने विचारों के अनुसार उनके लिए विविध प्रकार की शब्दावली का प्रयोग किया है। गैरिसन एंड अदर्स, इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है कि शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य इन्होंने माने हैं व्यवहार का ज्ञान, भविष्यवाणी और नियंत्रण। तो तीन उद्देश्य गैरिसन और अन्य के द्वारा माने गए हैं। एक तो व्यवहार का ज्ञान होता है, इससे एक भविष्यवाणी संभव होती है और यह नियंत्रण के रूप में भी प्रयुक्त होता है। फिर कुप्पुस्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है। इनके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है मनोविज्ञान के सिद्धांतों को उत्तम शिक्षण और उत्तम अधिगम के हितों में प्रयोग करना है। तो ये उत्तम की बात करने वाले कुप्पुस्वामी हैं। फिर है कोलेस्निक। कोलेस्निक ने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है वो शिक्षक को उन समस्याओं का समाधान करने से सहायता देना है जिनका संबंध प्रेरणा, मूल्यांकन, कक्षा प्रबंध, शिक्षण विधियों, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, उनके मानसिक स्वास्थ्य और उनके चरित्र निर्माण से होता है। फिर है केली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है। तो केली ने शिक्षा मनोविज्ञान के 9 उद्देश्य बताए हैं। वो 9 उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला है बालक के स्वभाव का ज्ञान प्रदान करना। दूसरा, बालक की वृद्धि और विकास का ज्ञान प्रदान करना। तीसरा है बालक को अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देना। चौथा उद्देश्य है शिक्षा के स्वरूप, उद्देश्यों
और प्रयोजन से परिचित कराना। पांचवा उद्देश्य है सीखने और सिखाने के सिद्धांतों और विधियों से अवगत कराना। छठा जो उद्देश्य है वह है संवेगों के नियंत्रण और शैक्षिक महत्व का अध्ययन करना। सातवां जो उद्देश्य है वो है चरित्र निर्माण की विधियों और सिद्धांतों से अवगत कराना। आठवां जो उद्देश्य है वह है विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषयों में छात्र की योग्यताओं का माप करने की विधियों में प्रशिक्षण देना। नौवां जो उद्देश्य है वह है शिक्षा मनोविज्ञान के तथ्यों और सिद्धांतों की जानकारी के लिए प्रयोग की जाने वाली वैज्ञानिक विधियों का ज्ञान प्रदान करना। फिर है स्किनर महोदय के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का क्या उद्देश्य है। तो स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्यों को दो भागों में बांटा है। एक तो सामान्य उद्देश्य जिसको जी के रूप में प्रकट किया है, एक विशिष्ट उद्देश्य जिसको एस के रूप में इन्होंने प्रकट किया है। सामान्य उद्देश्य मतलब जनरल एम्स। इसके अनुसार स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान का सामान्य उद्देश्य केवल यह मानते हुए लिखा है कि शिक्षा मनोविज्ञान का जो सामान्य उद्देश्य है वो संगठित तथ्यों और सामान्य नियमों का एक ऐसा संग्रह प्रदान करना है जिसकी सहायता से शिक्षक सांस्कृतिक और व्यावसायिक लक्ष्यों को अधिक से अधिक प्राप्त कर सके। तो ये तो सामान्य उद्देश्य है। फिर विशिष्ट उद्देश्य क्या है। तो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत स्किनर ने शिक्षा मनोविज्ञान के 8 विशिष्ट उद्देश्य बताए हैं। पहला है बालकों की बुद्धि, ज्ञान और व्यवहार में उनके किए जाने के विश्वास को दृढ़ बनाना। दूसरा है बालकों के प्रति निष्पक्ष और सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण का विकास करने में सहायता देना। तीसरा है बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुसार शिक्षा के स्तरों और उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता देना। चौथा है सामाजिक संबंधों के स्वरूप और महत्व को अच्छी प्रकार समझने में सहायता देना। पांचवा है शिक्षण की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले तथ्यों और सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करना। अगला है शिक्षक को अपने और दूसरों के शिक्षण के परिणामों को जानने में सहायता देना। अगला है शिक्षकों को छात्रों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए आवश्यक तथ्य और सिद्धांत प्रदान करना। अंतिम है प्रगतिशील शिक्षण विधियां, निर्देशन, कार्यक्रमों एवं विद्यालय संगठन और प्रशासन के स्वरूपों को निश्चित करने में सहायता देना। फिर है शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र। वर्तमान शताब्दी के पूर्वार्ध में जन्म लेने के कारण शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो अपनी शेषावस्था में से होकर गुजर रहा है। यही कारण है कि उनके क्षेत्र की जो सीमाएं हैं वो अभी तक निर्धारित नहीं हो पाई हैं। परिणामतः शिक्षा मनोविज्ञान की पुस्तकों की जो सामग्री है उसमें एकरूपता के दर्शन जो है वो बहुत ही दुर्लभ है। आर्चर द्वारा जो बात कही गई है वो कथन जो है वो अक्सरतः सत्य माना जाता है। तो उन्होंने क्या कहा है कि यह बात उल्लेखनीय है कि जब हम शिक्षा मनोविज्ञान की कोई नवीन पाठ्य पुस्तक खोलते हैं तब हम यह नहीं जानते हैं कि उसकी विशेष सामग्री जो है वो संभवतः क्या होगी। शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का एक अनिश्चित परिस्थितियों से निश्चित परिस्थितियों में लाने का अनेक शिक्षा विशारदों द्वारा उद्योग किया गया है। उनमें कुछ के विचारों का अवलोकन हम नीचे देखने जा रहे हैं। सबसे पहला है क्रो का। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो विशेष सामग्री का संबंध है वो सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से माना जाता है। फिर है डगलस व हॉलैंड। इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री जो है वो शिक्षा की प्रक्रियाओं में भाग लेने वाले व्यक्ति की प्रकृति
मानसिक जीवन और व्यवहार है। अगली जो बात है वो गैरिसन व अन्य के द्वारा प्रकट की गई है कि शिक्षा मनोविज्ञान की विशेष सामग्री का नियोजन जो है वो दो दृष्टिकोणों से किया जाता है। पहला है छात्रों के जीवन को समृद्ध और विकसित करना। दूसरा है शिक्षकों को अपने शिक्षण में गुणात्मक उन्नति करने में सहायता देने के लिए ज्ञान प्राप्त करना। तो ये दो उद्देश्य गैरिसन व अन्य के द्वारा बताए गए हैं। फिर हम देखते हैं कि ऊपर लिखित दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखकर शिक्षा मनोविज्ञान में निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है। एक तो इसमें बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन होता है। इसमें बालक की रुचियों और अरुचियों का अध्ययन होता है कि बालक को क्या पसंद है और क्या नापसंद है। इसमें बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन हमें देखने को मिलता है। इसमें बालक की प्रेरणाओं और मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन भी हमें देखने को मिलता है। फिर बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन भी हमें इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। बालक की शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक क्रियाओं का अध्ययन भी हमें इसमें मिलता है। बालक के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, सामाजिक, संवेगात्मक और सौंदर्यात्मक विकास का अध्ययन भी हमें देखने को मिलता है। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन भी हमें इसमें देखने को मिलता है। अपराधी, असाधारण और मानसिक रोगों में ग्रस्त बालक का अध्ययन भी हमें इसमें दिखाई देता है। शिक्षण विधियों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का अध्ययन भी हमें इसमें दिखाई देता है। सीखने की क्रियाओं का अध्ययन भी इसमें आता है। शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन भी इसके अंतर्गत होता है। शिक्षा के उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने वाली विधियों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत होता है। अनुशासन संबंधी समस्याओं का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। फिर पाठ्यक्रम निर्माण से संबंधित अध्ययन भी इसमें होता है। फिर निष्कर्ष के रूप में स्किनर महोदय ने क्या कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सब ज्ञान और विधियां शामिल हैं जो सीखने की प्रक्रिया को अधिक अच्छी प्रकार समझने और अधिक कुशलता से निर्देशित करने के लिए आवश्यक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त हो चुका है। फिर इस चैप्टर से संबंधित नीचे कुछ क्वेश्चन हैं, आप उनके आंसर लिखने का प्रयास करें। अगर आपको ये आंसर नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार और वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, तो आपको 60 से 70% तक इनके आंसर आप कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि शिक्षक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्या उपयोगिता है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।